आज तक और इंडिया टुडे के एडिटर्स राउंड टेबल में स्वागत है बीजेपी के अध्यक्ष श्री अमित शाह। अमित जी, सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ा प्रॉमिस था बीजेपी का, वो था कि अच्छे दिन आएंगे। 3 साल का रिपोर्ट कार्ड इंडिया टुडे मैगजीन ने तैयार किया है, मोदी भारत का नाम दिया है कि 3 साल के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते भारत कहां पे खड़ा है। इससे मैं तमाम सवाल आपसे पूछूंगा। आपके हिसाब से आपका अपना रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? क्या अच्छे दिन आ चुके हैं? देखिए राहुल जी, कोई भी प्रयास होता है, वो प्रयास और प्रयास करने की ऑप्टिमम पॉसिबिलिटी होती है। दोनों इस हिसाब से नापनी चाहिए कि पहले आपको विरासत में क्या मिला है। अगर विरासत में बहुत बड़ा गड्ढा मिला है तो बहुत बड़ा समय गड्ढा भरने में जाएगा और बाद में बिल्डिंग बनाई जाएगी। हमें जो विरासत में मिला था 10 साल के यूपीए शासन के बाद, वो इतनी बदहाली, इतनी अव्यवस्था, इतनी अराजकता और हर प्रकार से हर सेक्टर में नीचे गिरता हुआ ग्राफ हमें मिला था। तो 3 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो 26 तारीख को समाप्त होंगे, इसका एक बहुत बड़ा समय तो वो रिपेयरिंग में गया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जब नरेंद्र भाई को एनडीए के सांसदों ने अपना नेता चुना, उस वक्त नरेंद्र भाई ने भाषण दिया था पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में। उसमें उन्होंने कहा था कि बनने वाली सरकार, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार एक गरीबों की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी, मजदूरों, महिलाओं और दलितों, पिछड़ों की सरकार होगी। उसके कल्याण को यह सरकार समर्पित रहेगी। दूसरा, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार कभी भी इस प्रकार के आरोपों में नहीं गिरेगी जो भ्रष्टाचार के आरोप होंगे, घपले घोटाले के आरोप होंगे। तीसरा, उन्होंने कहा था कि हम भारत के सम्मान को दुनिया में उच्चतम स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे और सफल प्रयास करेंगे। अब 3 साल का समय कोई कम समय नहीं होता है, बहुत बड़ा समय है। और 3 साल में पीछे मुड़कर देखते हैं तो तीनों बातों पर सरकार कहां पर खड़ी है, इसका एनालिसिस करना चाहिए। आप इसको सेक्टर वाइज कर सकते हो, अलग अलग तरीके से कर सकते हो, मगर मैंने ये 3 लिंब बताए, लिंब पर सरकार का काम आगे बढ़ा है। जहां तक गरीबों का सवाल है, आज देश का हर गरीब ये मानता है कि नरेंद्र मोदी सरकार उनकी सरकार है। और ये बार बार कोई मैगजीन लिख दे, कोई टीवी चैनल दिखा दे, उसके भी बहुत महत्व होते हैं, मगर लोकतंत्र में सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जनादेश का होता है। 3 साल की सरकार चलाने के बाद जो बार बार जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, वो ही बताता है कि देश का गरीब ये बात मान चुका है कि सरकार उनके हितों को, उनके डेवलपमेंट को समर्पित सरकार है। मैं बताना चाहता हूं, इस देश में 60-70 साल की आजादी के बाद 60% लोग ऐसे थे जिनके घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। आज जनधन योजना के बाद 3 साल के बाद हम बड़े फकर से कह सकते हैं कि 28 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले गए हैं और देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट से मतलब टीका टिप्पणियां होती है, मगर बैंक अकाउंट से मतलब है देश के गरीब को हमने देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ा है। उसका पहली बार आजादी के बाद जुड़ाव करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इस देश में 17,000 गांव ऐसे थे जहां तक 70 साल की आजादी के बाद बिजली नहीं पहुंची थी। हमने एक लक्ष्यांक तय किया कि 2018 के अंत के पहले 17,000 गांवों में बिजली पहुंचा देंगे और आज हम 2017 में है, 13,000 से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो चुका है। ये कल्पना आज तक किसी को नहीं आई थी। देश की 17 साल की आजादी में 12 करोड़ कुछ लाख गैस के कनेक्शन बांटे गए थे, ज्यादातर अर्बन एरिया में बांटे गए थे। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने साहस कर फैसला करा कि हम 2019 तक 5 करोड़ गैस कनेक्शन देंगे और 5 करोड़ गैस कनेक्शन बीपीएल कार्ड होल्डर को देंगे, ग्रामीण गरीब को देंगे। मैं मानता हूं
राहुल जी, बहुत बड़ा फैसला है। देश का एक प्रकार से सोशल एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा ये प्रयोग है और उसमें से 2 करोड़ गैस हम दे चुके हैं। और गैस का चूल्हा एक घर में जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि पहले कंडे और टहनियां जलाकर कोई माँ खाना पकाती थी और गैस के चूल्हे पे पकाती है। गैस का चूल्हा जाने का मतलब है वो पूरे परिवार का स्वास्थ्य सुधरना, वो पूरे परिवार का आत्मविश्वास सुधरना और सोशल एम्पावरमेंट उसका होता है। एक माँ, गरीब माँ खाना पकाते वक्त 400 सिगरेट जितना धुआं अपने फेफड़े के अंदर हर रोज डाल देती है, जबकि उसको कोई बुरी आदत नहीं है। एक बच्चा जिसका जीवन शुरू ही धुएं में होता है, तो गरीब की झोंपड़ी को धुआं मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अभी इंटरप्ट मत करो, समाप्त नहीं हुआ है। इस देश में सबसे बड़ी समस्या थी जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था कि देश में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां पर शौचालय नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है। इसको कोई समस्या ही नहीं मानता था, ना इसके लिए कभी काम होता था। विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस कर सारे के सारे बैठे रहते थे, जमीन पर परिणाम नहीं दिखता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने एक स्वच्छता का अभियान छेड़कर देश में 4.5 करोड़ गरीबों के घर में टॉयलेट बनाए हैं। एक घर में टॉयलेट पहुंचने का मतलब आंकड़े नहीं है राहुल जी। एक 15-16 साल की बच्ची सुबह सुबह खुले में शौच क्रिया करने के लिए टॉयलेट के बगैर खुले में वो उसको जाना पड़ता है, उसका सर शर्म से झुक जाता है। हजारों निगाहें उसको देखती, उसका आत्मविश्वास हर रोज टूटता है। उसको अभी नागरिक बनना बाकी है, देश के विकास में अपना योगदान देना बाकी है, वो उसके लायक नहीं रहती है। 4.5 करोड़ घर में शौचालय बनाने के बाद हमने देश की करोड़ों बच्चियों को और करोड़ों महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इस प्रकार से सारी चीजों में मैं आपको 107 योजना है पूरी नहीं बता सकता, मगर सारी चीजों में नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश का स्केल बदलने का काम किया है। अब यहां कोई छोटा नहीं सोचता है, बड़ा सोचने की शुरुआत हुई है और ये देश की जनता भी बड़ा सोचने की दिशा में आगे बढ़ी है। अमित शाह जी, आपने वो बातें रखी जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड में पॉजिटिव्स हैं। मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूं उन चीजों के बारे में जिसको लेके सवाल खड़े हुए 3 साल के काम को लेके। सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन को, रोजगार पैदा करने को लेके है। चुनाव के वक्त पे वादा हुआ था 2014 में कि 1 साल में 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट होंगे। 2015-2016 की लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि 1,35,000 नौकरियां मात्र क्रिएट हुई। देखिए तो राहुल बहुत जी, बड़ा फासला है। राहुल जी, ये आपके जवाब के 2 हिस्से हैं। जो जिस रिपोर्ट को आप कोट कर रहे हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और टूरिज्म तीनों को इंक्लूड नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने तीनों सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया, तीनों सेक्टर में, जिसके आंकड़े इसमें इंक्लूड नहीं होते। मगर मैं एक अलग दृष्टि से आपको बात करना चाहता हूं। 125 करोड़ के देश को कोई अगर ये मानता है कि जॉब देकर, नौकरियां देकर इस देश की बेरोजगारी दूर करेंगे तो वो ये देश की समस्याओं को समझता नहीं है। 125 करोड़ के देश के बेरोजगारों को सिर्फ नौकरियां देकर बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीजें करी है जिससे स्वरोजगार नाम का एक नया एवेन्यू लोगों के सामने आया है और सफल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने स्किल इंडिया का काम किया, बच्चों की स्किल को बढ़ाने का काम किया, उनको अपने स्वरोजगार के लिए ताकतवर बनाने की एक बड़ी मुहिम छेड़ी। उसके बाद स्किल तो आ गई, पैसा नहीं है, कैसे अपना रोजगार करेंगे, तो मुद्रा बैंक योजना लेकर आए। मुद्रा बैंक योजना के अंदर हमने लगभग 7 करोड़ लोगों को, 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को 10,000 से लेकर 10 लाख तक की लोन विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी गारंटर देने का काम किया है। पहली बार बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद बैंक के दरवाजे किसी हज्जाम के बेटे के लिए खुले हैं, किसी कारपेंटर के बेटे के लिए खुले। 10,000 से 10 लाख का लोन शायद लुटियन में बैठने वालों को बड़ा न दिखता हो, मगर एक बच्ची ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर बाहर आती है,
स्किल डेवलपमेंट के अंदर, और वो एक अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर टाउन के अंदर खोलना चाहती है, उसको 5 लाख का लोन मिल जाता है, उसकी रोजगारी चल पड़ती है। एक एमबीबीएस या आयुर्वेद का डॉक्टर आता है, उसके छोटी सी अपनी डिस्पेंसरी खोलनी है, दवाखाना खोलना है, उसको 10 लाख रुपया मिलता है, उसका जीवन आगे बढ़ जाता है। और राहुल जी, आप लोगों ने भी इस एनालिसिस में भी जाना पड़ेगा। जो कांग्रेस सरकार की परिपाटी थी, इसके हिसाब से आप अगर हमारा एनालिसिस करोगे तो ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां सोचने की मनाही थी, यहां शुरुआती सोच से होती है। पर मैं आपको बताता हूं, आप जब रोजगारी के आंकड़े लेकर बैठते हो, तब रोजगारी के लिए इस सरकार ने कितने होलिस्टिक व्यू के साथ ये सरकार आगे बढ़ी है, उसको देखना पड़ेगा। मैं आपको आईटी सेक्टर का एग्जांपल देता हूं। हर हफ्ते खबर आती है, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट कितने हजार लोगों को निकालेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रोटेक्शनिज्म के तहत अमेरिकी जॉब्स को सुनिश्चित करने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। आईटी सेक्टर में लोगों की नौकरी ना जाए, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, ऐसा है राहुल जी, सोमवार को कोई समस्या खड़ी होती है और मंगलवार को पूछोगे कि इसका क्या करोगे, ये तरीका नहीं है जी। अमेरिका ने एक फैसला करा, इसका रिपल्केशन आया है, इसको भी देखेंगे भाई। कैसे देखेंगे, वो करेंगे। ये पार्लियामेंट नहीं है, बताएंगे, हम करेंगे भी, इसको भी एड्रेस करेंगे। बहुत कुछ एड्रेस किया है, इसको भी करेंगे। मगर एक तत्कालीन किसी एक और देश के फैसले के कारण यहां पर रिएक्शन आता है, इसको हमारी विफलता में गिनाना नहीं चाहिए। दिस इज नॉट फेयर राहुल। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कश्मीर का। मोदी सरकार की 3 साल की कश्मीर नीति को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। हाल ही में आज तक और इंडिया टुडे ने ऑपरेशन हुर्रियत, द हुर्रियत ट्रूथ टेप्स दिखाई, जिसने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो असली काला चेहरा है उसको देश के सामने बेनकाब किया। सवाल ये उठता है कि अब तक मोदी सरकार हुर्रियत पे कड़ी क्यों नहीं रही है? अब एनआईए ने प्रोब किया है, लेकिन अब तक ये हाउस अरेस्ट में, 5 स्टार हाउस अरेस्ट में रहे हैं, दूध बादाम पानी सब इनको मिल रहा है, तिहाड़ जेल में क्यों नहीं है? देखिए, पहले तो तिहाड़ भेज नहीं सकते, आप कानून नहीं समझते शायद, उनको तिहाड़ नहीं भेज सकते। सेंट्रल कश्मीर के सेंट्रल प्रिजन। हाँ, मैं थोड़ा आपको करेक्ट कर रहा हूं। दूसरी बात, कश्मीर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहनी निगाह रखे हुए, कश्मीर को आप बीच में से एक 6 महीना उठाकर देख नहीं सकते हो। कश्मीर समस्या 89 से लेकर 2017 तक टेबल पर रखकर उसको देखनी पड़ती है। कई ऐसे स्पेल आए हैं, 3 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के, जिसमें इस प्रकार की घटनाएं हुई है और फिर से सिक्योरिटी एजेंसियों ने स्थिति को काबू में लिया है। इस बार भी निश्चित रूप से काबू में आ जाएगी। और कश्मीर समस्या, राहुल जी, आप हमें पूछ रहे हो, मगर मैं कांग्रेस के नेताओं के भी स्टेटमेंट देख रहा हूं। मैं कांग्रेस के नेताओं को आंकड़ों में या किसी में उलझाना नहीं चाहता। हमारी जिम्मेदारी है कश्मीर की स्थिति को काबू करना। इसमें भागने की कोई बात ही नहीं, भागना चाहते भी नहीं, भागना चाहिए भी नहीं। परंतु कांग्रेस के नेताओं को कम से कम बोलने का अधिकार नहीं है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं की, कश्मीर समस्या पैदा किसने करी? इतना तो सोचो भैया। पूरा देश जानता है कि कश्मीर के लिए आजादी के वक्त जो गलत फैसले लिए गए, इसके कारण आज कश्मीर समस्या पैदा हुई है और कश्मीर समस्या का मूल कांग्रेस के निर्णयों के अंदर पड़ा है। वो अतीत है। वर्तमान में ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या है? कश्मीर समस्या का समाधान क्या है? देखिए, कश्मीर जैसे सेंसिटिव इश्यू के स्ट्रेटेजी इस तरह के संवाद के अंदर, एडिटर्स राउंड टेबल के अंदर नहीं बताई जाती है राहुल जी। मगर मैं इतना भरोसा दिलाना चाहता हूं आपको भी और देश की जनता को भी, किंचित मात्र भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार कश्मीर की स्थिति को काबू में लेगी और बहुत जल्द लेगी। आपने हमारा ऑपरेशन हुर्रियत देखा, जिस तरीके बहुत अच्छा काम इंडिया टुडे ने किया है। मैं इसका स्वागत भी करता हूं और एक तरीके से पहली बार बहुत अच्छे से एक्सपोज करने का काम किया है। इससे सिक्योरिटी एजेंसीज की भी बहुत मदद मिली है। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है जिसमें हर पार्टी के स्टेक्स हैं कि कश्मीर में फसाद चलता रहे। आईएसआई के इस पूरे हुर्रियत के जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि कश्मीर में आग किसी तरीके से लगती रहे, क्योंकि उनकी दुकान ही उस तरीके से चलती है। तो इसका समाधान आप कैसे खोजें? नहीं, कोई
ऐसी बात आप नहीं कह रहे जो कोई नहीं जानता है, ये सब जानते हैं। उनकी दुकान चलाने के लिए इनको ये कराना है। इसको टैकल करेंगी सिक्योरिटी एजेंसियों पर विश्वास रखना चाहिए, भारत सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। और इस पर बहुत सारे एक्सपर्ट से, सिक्योरिटी एजेंसीज के रिटायर्ड लोगों से, अभी विद्यमान है जो सर्विस में, उनके साथ चर्चा कर कर एक सुग्रथित कोर्स ऑफ एक्शन भारत सरकार बना रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा समय देना चाहिए। कश्मीर जब हम गए तो वहां पे लोगों ने पूछा कि क्या मोदी सरकार का अप्रोच केवल मिलिट्री है? आप लॉ एंड ऑर्डर पे तो फोकस करते हैं, कश्मीर के लोगों का दिल जीतने के लिए मोदी सरकार क्या करे? देखिए, बहुत कुछ किया है। जब कश्मीर में बाढ़ आई तब कश्मीर सरकार से पहले प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे। कश्मीर में बाढ़ आई तब हर एक कश्मीर को बचाने वाला और कोई नहीं था, भारतीय सेना थी। एक बहुत बड़ा पैकेज वहां दिया गया है। ऐसा नहीं है कुछ नहीं हुआ है। और राहुल जी, ये समस्या 3.5 जिलों में है। इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। प्रचार क्या हो रहा है, वास्तविकता क्या है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो कश्मीर के अंदर जाकर देखते हैं, मैं अभी 3 दिन रहकर आया वहां पर। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता घाटी में भी रहकर आए हैं, लद्दाख भी गए हैं। समस्या 3.5 जिलों की समस्या है, उसको सिक्योरिटी एजेंसीज देख रही हैं। मुझे लगता है उनको समय देना चाहिए। कश्मीर से ही सटा हुआ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की नीति को भी लेकर सवाल खड़े होते हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं? क्या पाकिस्तान की नीति को आप मोदी सरकार की कामयाबी मानते हैं या आप उसको विफलताओं में गिनेंगे? देखिए, पाकिस्तान और भारत के रिश्ते अच्छे करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने जितना किया, इतना किसी ने नहीं किया है। मगर रिश्ता अच्छा 2 ओर से रखने का प्रयास होना चाहिए, एक ओर से नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रयास किए हैं, मगर उसका प्रतिसाद जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तब जब प्रतिसाद नहीं मिलता है तो हमने भी हमारे देश के हितों की रक्षा करनी है, और इस हिसाब से चल रहे हैं। क्या ये बात सही है कि बैक चैनल के जरिए कोशिश हो रही है चीजों को बेहतर करने की? क्या इसी तरीके से आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन चलता रहेगा मोदी सरकार के बाकी सालों में भी? देखिए, हम सभी पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, मगर हमारे सम्मान और हमारी सीमाओं के सुरक्षा के बाद। इसमें से आप जो समझना है वो समझ सकते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें, जो कैंपेन के दौरान कहा गया और उसके बाद 3 साल में जो हुआ, एक बड़ा मुद्दा है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट का, जिसमें कहा गया कि हम डिपार्टमेंट्स को कम करेंगे, इतने सारे मंत्रालयों की जरूरत नहीं है, इतने सारे मंत्रियों की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, ये कहा गया कैंपेन के दौरान। लेकिन पिछले 3 साल में अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट की नजर से देखें या विभागों को कम करने की नजर से देखें, खास काम हुआ नहीं। आप ये जो सूत्र है इसका अर्थ अपने अनुकूल मत निकालिए। मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार इस देश में एक लंबे अरसे के बाद बैंकों के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी 0 हो गया है। किसी भी बैंकर से आप बात कर देखिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस 0 हुआ है। इसको आप क्या मानते हो? बहुत सारे फैसले पॉलिसी सरकार बनाती है, नीति सरकार बनाती है, नीति बनाने का सरकार का अधिकार भी है और फर्ज भी है, मगर इसके इंप्लीमेंटेशन में कहीं पॉलिटिशियंस नहीं है। बहुत सारी चीजें आज इसलिए नीचे पहुंच रही हैं। राहुल जी, आप परिवर्तन को किस तरह से देखते हैं? सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट एक मुद्दा नहीं है, और इसमें भी कोई बहुत बुरा परफॉर्मेंस नहीं है, मगर डिसइन्वेस्टमेंट एकमात्र मुद्दा नहीं है। बहुत सारे सुधार हुए हैं। नीति आयोग को देख लीजिए, जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स होती है उसको देख लीजिए। अरे वो छोड़े, पद्म पुरस्कारों का जिस तरह से जनतांत्रिकरण हुआ है, शायद आजादी के बाद इस तरह से पद्म पुरस्कार कभी नहीं दिए गए। पद्म पुरस्कारों की सूची उठाकर लिख दीजिए। एक गांव में छोटा सा एक व्यक्ति देश को कंट्रीब्यूट करता है, उसको इस सरकार ने ढूंढकर राष्ट्रपति के हाथ से पद्म पुरस्कार देने का काम किया। ऐसा नहीं है राहुल जी, 2 चीजें नुक्स ढूंढ लेना बहुत सरल है, मगर बहुत कुछ अच्छा हुआ है और देश की जनता इसको जानती है। क्योंकि ये बात भी तो कही थी सरकार, मोदी जी ने, कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस ऑफ बीइंग इन बिजनेस। ये उन्हीं का, नहीं, वो मैं तो उन्हीं का वादा उनको गिना। ठीक है, अभी 2 साल बाकी है ना, आप धैर्य रखिए। तो आपको लगता है कि कोई बिग टिकट डिसइन्वेस्टमेंट जैसे एयर इंडिया, जिसकी नीति आयोग टाइटल मत ढूंढो इसमें। मेरा तो काम है हेडलाइन निकालना। आप दे, मगर मेरा काम नहीं है हेडलाइन देना। मैं आपको कहता हूं धैर्य रखे, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। अगले 2 साल में आएंगे। अरे 2 साल छोड़ो,
बहुत अच्छे परिणाम आए। अच्छा, आपने अभी राष्ट्रपति की बात की, तो इसी के चलते मैं जानना चाहता हूं कि आपका राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट कौन होगा? अभी तय नहीं है राहुल जी। कुछ तो होगा आपके जहन में? मेरे जहन में हो तो भी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरी पार्टी की एक व्यवस्था है। पार्टी के सभी नेताओं से चर्चा होगी, बाद में पार्लियामेंट्री बॉडी इसका फैसला करेगा, उसके बाद में हम आपको बताएंगे। साथियों से भी अभी चर्चा बाकी है। क्योंकि चर्चा हो रही थी कि क्या आडवाणी जी को गुरु दक्षिणा दी जाएगी मोदी जी और अमित शाह द्वारा। अब राहुल जी कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं पार्टी के निर्णयों से बंधा हुआ हूं। एक और स्कीम जिस पर बहुत सवाल खड़े हुए, जो कि मोदी सरकार की पेट स्कीम्स में से एक थी, वो थी नमामि गंगे कि गंगा जी साफ होंगी। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में आप भी, हमारे तमाम रिपोर्टर भी लगातार उत्तर प्रदेश में थे। 3 साल में गंगा जी तो साफ नहीं हुई। 2018 का आप ही का टारगेट था। उमा भारती जी से जब पहली दफा इंटरव्यू हुआ, उनका मंत्रालय मिलने के बाद उन्होंने कहा कि नमामि गंगे पार्ट 1 2018 तक पूरा हो जाएगा। दूर दूर तक कोई सीन नहीं है 2018 तक पहला पार्ट पूरा होने। देखिए, जब उमा जी ने स्टेटमेंट किया, उस वक्त उनको राज्य सरकारों के नॉन कोऑपरेशन की भनक नहीं थी। आपको भी मालूम है कि नीति विषयक निर्णय केंद्र सरकार कर सकती है। हमारे संविधान ने जिस फेडरल स्ट्रक्चर को स्वीकार किया है, उसमें गंगा को ऊपर से देख लीजिए आप। 3 साल की बात करें, 3 साल में ये 2 महीना छोड़कर उत्तराखंड में हमारी सरकार नहीं थी, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, बिहार में हमारी सरकार नहीं है, बंगाल में हमारी सरकार नहीं है। सिर्फ झारखंड का एक छोटा सा पेच हमारी सरकार में रहा है। अब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं। बहुत जल्दी से इस पर कार्यवाही शुरू होगी, क्योंकि केंद्र सरकार योजना बना सकती है, सुविधा दे सकती है, गाइडेंस दे सकती है, मगर उसका जमीन पर इंप्लीमेंटेशन राज्य सरकारों ने कर। चलिए, अब तो उत्तराखंड में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी प्रयास सरकार चालू है। हो अब आप गए। अब नया टारगेट बताइए। टारगेट ऐसे नहीं दिया जाता राहुल जी, मगर इस पर सरकार बनने के 2 महीने में दोनों राज्यों में 2-2 मीटिंगें केंद्र सरकार के साथ ऑलरेडी हो चुकी है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम टेकअप कर रहे हैं। तो कोई नया टारगेट नहीं है कि 2018 जहां पे पहले था, अब हम कम से कम 2020 टारगेट जब डिस्टर्ब होते हैं तब नया टारगेट बनाने में थोड़ी समय लगता है। मगर मैं आपको बताता हूं कि गंदा पानी गंगा जी में न जाए, पॉल्यूटेड वाटर, इंडस्ट्री का पॉल्यूटेड वाटर न जाए, सब जगह पे शौचालय बन जाए, ये सारी चीजें अंततोगत्वा राज्य सरकार ही कर सकती है, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट्स में पड़ती है। और आपको लग रहा है कि योगी सरकार और उत्तराखंड की आपकी नई सरकार पूरी मदद करेगी? पूरा उनको करना ही होगा, उनका इस पर विकल्प ही नहीं है, लेकिन क्या स्पीड से हो पाएगा? क्योंकि गंगा जी को क्लीन करना बीजेपी का बहुत बड़ा वादा है और इस पर लोग आपको जज भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से दोनों सरकारें अच्छा काम करेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नक्सल समस्या की तरफ। वहां पर भी एक तरफ इंडिया टुडे मैगजीन में लिखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश चल रही है, पहले से कहीं ज्यादा, लेकिन हकीकत यह भी है कि नक्सली अभी भी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन पे हमला कर रहे हैं और हमें चोट पहुंचा रहे हैं। राहुल जी, हम नक्सलियों के साथ लड़ रहे हैं, मैं एज अ कंट्री कह रहा हूं, हम मतलब हम दोनों नहीं। तो लड़ाई कोई ऐसी हो सकती है जिसमें एक ही ओर से गोली चलेगी? ऐसी लड़ाई कभी हो सकती है? हम उन पर आघात करेंगे और वो हम पर नहीं करेंगे? ठीक है, एक घटना हो गई, बहुत दुखदायक घटना है, इतने सारे जवानों को शहीद होना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी। वो परिवारों के प्रति और जवानों की शहीदगी पर भी मुझे गौरव भी है और परिवारों के प्रति संवेदना भी है। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बहुत कड़ाई से काम किया है और एक सफल लड़ाई लड़ी है, जिसके परिणाम भी आए हैं, और एक इसका दायरा सीमित होता जा रहा है। कोई टारगेट है जब आपके हिसाब से जितने भी पॉलिट ब्यूरो, जो मुश्किल है वहां पे आप कहते हैं कि टारगेट नहीं होता, जहां पे रखना हो वहां पे आप टारगेट रख लेते हैं? टारगेट टॉयलेट बनाने के कर सकते हैं, उसमें टारगेट पूछो, मैं कह सकता हूं 5 करोड़ गैस बांटने का टारगेट हो सकता है, 24 किलोमीटर हर रोज रोड बनाने का टारगेट हो सकता है, ओबीसी के कल्याण के लिए उसको संवैधानिक मान्यता देने का टारगेट हो सकता है, उपग्रहों की स्थिति, सैटेलाइट मतलब अंतरिक्ष से दुनिया में भारत को मजबूत करने का टारगेट हो सकता है। इक्का दुक्का 1-4 उपग्रह छोड़ते थे, एक साथ 104 उपग्रह छोड़कर आज ग्लोबल लीडर बनकर भारत उपजाए, उसका उपसा है, उसका टारगेट हो सकता है। नक्सलियों के साथ लड़ाई का टारगेट नहीं हो सकता। मैं जानना चाहता हूं
इन्वेस्टमेंट को लेके सरकार जो कर रही है, एफडीआई की मात्रा पहले से बढ़ी है, परसेंटेज के तौर पे बहुत जंप हुआ है। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को देखते हैं कि कंपनियां भारत में कितना निवेश कर रही हैं, 2007-2008 में आंकड़ा 16% का था, इस वक्त आंकड़ा 10% का है। मोदी सरकार को माना जाता है कि प्रो बिजनेस, बिजनेस फ्रेंडली है, लेकिन उसके बावजूद भी आप भारत की ही बड़ी कंपनियों को इतना आश्वासन या कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे कि वो इंडिया में जितना पहले इन्वेस्ट करते थे आज भी करें। 10 साल की कांग्रेस की सरकार ने हमारी बैंकिंग सिस्टम को बिल्कुल चरमरा कर रख दिया था। उसको रिपेयर करने में समय गया है। आप अभी नितिन जी के साथ बैठे थे, शायद उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या हुआ बताया होगा। हर जगह पे कोर्ट केस, हर जगह पे एनपीए, हर जगह पे आर्बिट्रेशंस, इतना क्लमजी बनाकर रखा था कि इसको क्लियर करने में एक बहुत बड़ा समय गया है। फिर भी कोयला के क्षेत्र को हमने इसमें से बाहर निकाल दिया कोर्ट केस से। आज कोयला उत्पादन भी बढ़ा है और कोयले की लगभग इंपोर्ट को समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल हुई है। हमने खदानों के ऊपर से भी सुप्रीम कोर्ट का जो था, स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए भी हमने जो बैन था उसको उठाने में हम सफल, क्योंकि हम पारदर्शी सिस्टम लेकर आए, पारदर्शी तरीके से सारी नीलामियों को करा है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है इन टोटो। आप उसके एक सेगमेंट के अंदर जा सकते हो, मगर इन टोटो बढ़ा है और ग्रोथ रेट कुल मिलाकर 4% पर 4.4% पर थी, उसको 7 से 7.6 के बीच में रहती है। मुझे लगता है बहुत अच्छा काम किया है राहुल जी। हम जब अटल जी की सरकार थी तब 8 ग्रोथ रेट छोड़कर गए थे। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह आए, 10 साल में उन्होंने 4% पर पहुंचाया और चाय बेचने वाले का बेटा नरेंद्र मोदी आया, उसने 7.6% पर पहुंचा दिया। तो 8.8 से 4 और 4 से 7.6 ये बताता है कौन सी सरकार परफॉर्म कर रही है। और ये तो 3 साल की बात है। क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। कई सारी नौकरियां जो कि पहले होती थी खासतौर से मिडिल लेवल पे और जूनियर लेवल पे, वो नौकरियां चली जाएंगी। तो भारत के पास जिस तरीके से हमारी वर्कफोर्स बढ़ रही है, वाकई में एक बड़ी स्ट्रेटेजी की जरूरत है, ताकि ये सारी नौकरियां जाती ना रहे। केवल आईटी में नहीं, बाकी सेक्टर्स में भी हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। मुझे मालूम नहीं, आपकी चश्मे से पूरी सरकार की प्रक्रिया को देखते हो, आपको स्टैंड अप दिखाई नहीं पड़ता, आपको स्टार्टअप दिखाई नहीं पड़ता, आपको स्किल इंडिया दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई तो पड़ता ही है इसमें। नहीं, तो वो भी तो कंसिडर करो भैया, कि ऐसे ही पूछने के खातिर सवाल पूछ लेते हो। मुद्रा बैंक आपको दिखाई नहीं पड़ता। ये सारे ऑल्टरनेटिव हमने खड़े किए हैं और न केवल रोजगारी के लिए, हमने खेती पर, कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या घटाने के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया है। 7 करोड़ लोग जो स्वरोजगार देंगे वो कृषि पर निर्भर थे। कृषि इसलिए प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है कि इसमें प्रॉफिट नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी पोटेंशियल से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर है, इसलिए प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। थोड़ा उस पर से निर्भरता कम कर दे तो अपने आप में कृषि आज भी मुनाफा दे सकती है। और इस दृष्टि से कभी काम नहीं हुआ था। हमने इनिशिएटिव लिया है कि कृषि पर निर्भर जो बच्चे हैं उसको स्किल बनाओ, उसको स्किल बनाकर उसको आगे बढ़ने के लिए मदद करो। आज स्टैंड अप योजना से कोई दलित और ट्राइबल बच्चे को बैंक लोन देती है तो उसके वो कृषि में मजदूरी करने वाला बच्चा आता है। कोई हजाम की दुकान खोलता है, कारपेंटर की दुकान खोलता है, कोई चना मुमरा का ठेला लगा देता है, तो कृषि पर निर्भर लड़का एक ऑल्टरनेटिव रोजगारी में आता है। तो कृषि को भी मदद मिल रही है, रोजगारी का भी निर्माण हो रहा है। हमने अब तक चर्चा की मोदी सरकार के अलग अलग विभागों के 3 साल के काम के बारे में। आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कुछ राजनीतिक सवाल भी इन 3 सालों पे करना चाहते हैं हम। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा तमिलनाडु को लेकर हो रही है और अभी हाल ही में सुपरस्टार रजनीकांत ने एक बहुत बड़ा संकेत दिया राजनीति में आने का। अब सब लोग ये भी जानते हैं कि बीजेपी चाहती है दिल से कि रजनीकांत बीजेपी में आ जाएं, और अब तो उन्होंने कह भी दिया है कि जब वक्त आएगा, अपने फैन से कहा है कि तैयार रहना। तो कब ये खबर चलेगी आज तक पे कि रजनीकांत आ रहे हैं? नहीं, वो तो रजनीकांत ही तय कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। उनको कब राजनीति में आना है मैं कैसे तय कर सकता पर आपकी तरफ से स्वागत है, रास्ता खुला है, दरवाजा खुला है। हमारी तरफ से हर अच्छे व्यक्ति का राजनीति में आने के लिए स्वागत है। और आप मानते हैं कि रजनीकांत आएंगे तो मैंने हर अच्छे व्यक्ति के कहा है, इसमें आप भी आते हैं। अच्छा व्यक्ति ने माफ कर दीजिए।
हमारा राजनीति से दूर। नहीं, फिर मेरी ओर से स्वागत फिर मैं है। आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछ पाऊंगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। अरे कोई और पूछ लेगा राहुल, क्यों नहीं। डरते हो यार? मुझे जानना है कि क्या आप मानते हैं कि रजनीकांत के, क्योंकि तमिलनाडु में सर बहुत रुचि है, बहुत, मुझे जो मैंने बताया कि अमित शाह साहब आ रहे हैं हम लोगों के राउंड टेबल में, तो बहुत सवाल आए उन्होंने, क्या आप मानते हैं कि रजनीकांत के आने से तमिलनाडु की राजनीति में वैसा ही इंपैक्ट होगा जैसे एमजीआर और जया के? देखिए, वो अभी मैं मानता हूं कि रजनीकांत जी फैसला करे तभी इस पर ज्यादा सोचना मुनासिब है। आपकी क्या सोच? मेरी सोच से क्या फर्क पड़ता है? उनको तय करना है कि वो राजनीति में आना चाहते कुछ हैं। तो बातचीत हुई होगी आपकी? नहीं, मेरी बातचीत नहीं। ये चर्चा चल रही कि मोदी जी से मिलने आ रहे हैं सबसे। मोदी जी को हजारों लोग मिलने आते हैं, तो आप हर क्षेत्र में काम करने वाले अच्छे लोग मोदी जी को मिलते हैं और मिलने ही चाहिए। क्या ये बात सही है कि बीजेपी की तमिलनाडु की रणनीति में रजनीकांत एक अहम किरदार है? देखिए, अभी रजनीकांत जी ने पहले तय करना पड़ेगा कि वो राजनीति में अच्छा, अभी आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि वो आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मैं कैसे गारंटी ले सकता हूं? उनको ही तय करना है ये फैसला। तमिलनाडु की राजनीति को इसके आगे आप कहां जाता देखते हैं? क्योंकि वहां पे जब से जयललिता जी की देखिए, एक आंतरिक डिस्प्यूट सत्ताधारी पक्ष के अंदर है, जो सत्ताधारी पक्ष ने रिजॉल्व करना है। चुनाव अभी वहां बहुत दूर है और हम नहीं चाहते कि किसी भी पार्टी में आंतरिक डिस्प्यूट रहे, वो लोग रिजॉल्व कर लें। ओ पनीरसेल्वम के यहां से एक ट्वीट हुआ कल, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी से विलय पे चर्चा होगी। फिर एहसास हुआ कि ये तो गलती होगी, या तो पोल खुल गए या गलती से निकल गया, फटाफट डिलीट किया, कहा कि नहीं, दोनों को मर्ज कर जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ओपीएस फैक्शन जो है उसका बीजेपी से विलय हो सकता है? देखिए, ट्विटर पे इतने बड़े रिएक्शन देना ठीक नहीं होता है। गंभीरता से इस प्रकार के राजनीतिक फैसले और फैसलों पर प्रतिक्रिया दी जाती है। इसके अलावा एक जो बड़ा सवाल तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं वो पूछती हैं, वो ये कि क्या बीजेपी तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, खास तौर से उन नेताओं को टारगेट करने के लिए जो कि बीजेपी के विरोधी हैं। चिदम्बरम साहब ने यह आरोप लगाया, लालू यादव ने आज तक को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि मुझे चुनाव में हरा नहीं पाए, अब मुझे केस करके फंसाना चाहते हैं। देखिए, जो कुछ भी कार्रवाई हुई वो बहुत स्पष्ट है कि कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन और कॉन्क्रीट डेटा के आधार पर हुई। किसी को अरेस्ट नहीं किया है, कोर्ट के रास्ते खुले हैं, उन्होंने जाना चाहिए। मगर जब आप बेनामी संपत्ति किसी के नाम पर मिले, भ्रष्टाचार के मामले हो और उसकी जांच भी न हो, इस प्रकार से देश नहीं चल सकता। पर कांग्रेस ने जो 3 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया मोदी सरकार को लेकर, आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा गया कि जो जो आरोप विपक्ष पे लग रहे हैं उसकी तो बड़ी तेजी से जांच हो रही है, जो जो आरोप उन लोगों पे लग रहे हैं जो कि सरकार से जुड़े हुए हैं, उनमें एजेंसियां कुछ नहीं करती। उसमें भी कर रही हैं, अगर कुछ मिलेगा तो करेंगी एजेंसी। पर तो ढूंढने पे है ना, अगर ढूंढो ही नहीं तो क्या मिलेगा? निश्चित रूप से ढूंढेगी और कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। जब हम विपक्ष में थे, बहुत सारी मैटर को लेकर कोर्ट में गए थे। इस वक्त आपका फोकस है पश्चिम बंगाल पे, उड़ीसा पे, त्रिपुरा पे, केरल पे, तमिलनाडु में, यही राज्य हैं जहां पे ज्यादातर बीजेपी नहीं है। इनमें से सबसे आसान जीत का रास्ता आपको कहना? मैं मानता हूं कि ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ये तीनों राज्यों में सरकार बनाएगी। बंगाल के लोगों को बड़ा वक्त लगता है सर मन बनाते बनाते, जब तक वामपंथियों को हटाया तब तक 3 दशक निकल। आपको भनक नहीं लगी, वो मन बन चुका है। आपको भनक लग गई? भनक लग गई है, पक्की भनक लग गई। ये तो आप पिछले इलेक्शन में भी बोल रहे थे 2014 में। आप मेरी बात मानकर चलना, बहुत बड़ा परिवर्तन बंगाल में मैं देखकर आया हूं राहुल जी, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, आश्चर्यजनक परिवर्तन। पर ममता जी भी, आप गए थे कोलकाता, हम आपके साथ पश्चिम बंगाल में थे, वहां पर भी जितने भी तृणमूल के लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अमित शाह की स्ट्रेटेजी है कि फंसा के रखो टीएमसी की सरकार को, उनको काम ना करने दो। नहीं, कहां फंसा है हमने, क्या किया है? मैं मेरी पार्टी के एक्सपांशन के लिए न जाऊं? किस प्रकार का बंगाल चाहती है ममता जी? उनके अलावा कोई पार्टी अपना प्रचार न करे? ये डेमोक्रेसी है? वो आप पे कम्युनल कार्ड खेलने का आरोप लगा दिया। कम्युनल कार्ड? मेरे एक भी भाषण में से एक भी शब्द उठाकर दिखा दीजिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। उनको मेरी एंट्री से तकलीफ है, जिसका मेरे पास कोई समाधान नहीं है। चलिए, मैं बार बार बंगाल जाऊंगा और बार बार मेरी पार्टी को बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आइए, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं इस राउंड टेबल में, कुछ सवाल हम लेते हैं। तो जी आलोक जी सवाल पूछना चाहते हैं, 1 सेकंड वेट कीजिए, माइक आपके पास आ जाए और फिर आपसे सवाल होगा। आलोक जी को माइक। नमस्कार आलोक जी।
ना ना, मैं नाराज नहीं होता जी। ये माइक शायद चल नहीं रही, दूसरी माइक दीजिए, चल रही हो। बोलिए बोलिए आलोक जी बोलिए। नहीं, दूसरी माइक लाइए। मैं अपने सवाल को फिर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पहले भारतीय जनसंघ के अटल जी के समय से जो अधिवेशन होते थे, बैठकें होती थी और सरकारें भी रही अटल जी के समय में, राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जनसंघ की भी रही। तो एक उस पत्रकारिता के पृष्ठभूमि और राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए क्या ऐसा 3 वर्षों में ऐसा क्या इसको कहते हैं जादू, प्यार या डर हुआ है कि असहमतियों के स्वर आपकी अपनी पार्टी के कहीं बाहर सामने नहीं आते? ये अब हम उस दूसरी पार्टियों की बात नहीं कर रहे, कांग्रेस में भी ऐसा होता होगा, लेकिन कभी जगजीवन राम भी वहां थे, कभी शंकर दयाल शर्मा भी थे, उनमें भी कई लोग उस समय होता था ज्यादा जो सामने आता था। आपकी पार्टी में भी कई बार ऐसी होती थी जो लगता था कि भाई ये असहमतियां हैं। ये जो बना है इससे एक भ्रम ये पैदा होता है कि साहब अमित भाई और नरेंद्र भाई की वजह से कोई बोलता नहीं है। आज के मीडिया भी दोषी हो सकता है कि मीडिया पर भी ये आरोप आता है कि आप तो दिखाते नहीं है क्योंकि अमित भाई ने डरा रखा है, जबकि मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। राहुल भी सवाल पूछते हैं। मैं बता दूं जी, अगर ये स्थिति आप जो कह रहे हैं तो वो अच्छी स्थिति है। पार्टी के आंतरिक जो अभिप्राय है वो आलोक जी को कहने के लिए नहीं होते, पार्टी के फोरम को कहने के लिए होते हैं। हमारी पार्टी में एक निश्चित फोरम है, फोरम में सब अपने अभिप्राय स्वतंत्रता से लिखते हैं, मगर आपको बताना बंद कर दिया वो सही है और वो अच्छा हुआ है। पार्टी के इंटरनल डिस्प्यूट में मीडिया ने नहीं पढ़ना चाहिए, डिस्प्यूट भी नहीं होते हैं, अलग अभिप्राय। सुनिए अब आलोक जी, आप आलोक जी बस, आलोक जी, आलोक एक सवाल। नहीं, नहीं वो आज भी होती है मगर आपके पास नहीं आती। अंजना। सर, 2 सवाल है। पहला सवाल, मोदी और योगी की जोड़ी ने 5 राज्यों में चुनाव जिताया, लेकिन विपक्ष कहता है कि ईवीएम ने जिताया। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन को एक हैकाथॉन करना पड़ रहा है। इस पर आपका जवाब। और दूसरा, जो अति उत्साहित योगी समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि मोदी जी का एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी योगी में मिल गया है। दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया। चलिए, मैं कोई परसेप्शन का जवाब नहीं दे सकता, ईवीएम का जवाब दे सकता हूं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत के बारे में कि ईवीएम के मैनिपुलेशन से जीत हुई है, वो सारे लोग इसी ईवीएम से कभी न कभी जीते हुए हैं। कांग्रेस पार्टी यूपीए 1 और यूपीए 2, यही सिस्टम, यही ईवीएम उनकी जीत। केजरीवाल जी, यही ईवीएम उनकी 70 में से 67 सीटें आना। अब क्या होगा ईवीएम? वही ईवीएम है, वही इलेक्शन कमीशन है, वही ईवीएम को चलाने का तरीका है। राजनीति में हार को स्पिरिट के साथ स्वीकार करना चाहिए। क्या योगी जी स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं? देखिए अंजना जी, इस तरह की चीजें जनता में कई सारी चलती रहती है, इस पर मेरी टिप्पणी करना ठीक नहीं। पद्मजा। मुझे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जो आपका स्प्रेड हुआ है देश में, अलग अलग राज्यों में जो आपको जीत हासिल हुई है, उसकी वजह क्या अभी भी डेवलपमेंट है, या एक जो अग्रेसिव आपने हिंदू आइडेंटिटी को चैनलाइज करने की कोशिश की है और कहा है कि एक आइडेंटिटी है जिससे आपको प्राइड फील होनी चाहिए, दोनों के बीच में क्या? पहले आप समझ लीजिए, मेरी पार्टी के सिद्धांतों में 1950 से लेकर आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम जैसे थे वैसे ही है। सवाल इतना है कि पहले हमारे पास सरकारें नहीं थी हमारे परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए। विगत कुछ दशकों से, 1.5 दशक से हमारे पास सरकारें आई हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस जनता के सामने रखा है। चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, अब महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, हमने हमारा परफॉर्मेंस लोगों के सामने रखा है। और इस देश में से भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान है कि आजादी के बाद लगभग
60 के दशक के बाद इस देश को 3 नासूरों ने देश की राजनीति को ग्रसित किया था। एक परिवारवाद, दूसरा जातिवाद और तीसरा एपिसमेंट। ये तीनों नासूरों से, परिवारवाद से, जातिवाद से और तुष्टीकरण से भारतीय जनता पार्टी ने मुक्ति दिलाई है देश की राजनीति को और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को बढ़ावा दिया। दूसरा मेरा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपनी वन ऑफ फर्स्ट फ्यू स्पीचेस दी थी या 2014 में इलेक्शन होने के बाद, उन्होंने कहा था कि कोई गलत नियत नहीं होगी, पर जाने अनजाने में मिस्टेक सबसे हो सकती है, गलती सबसे हो सकती है। 3 साल के बाद जब आप पीछे देखते हैं, जाने अनजाने में कोई ऐसी एक गलती है जो आपने आइडेंटिफाई? गलतियां बताना मेरा काम नहीं, ढूंढना आपका काम है। मैं अच्छी बातें बता सकता हूं आपको, बहुत सारी अच्छी बातें। आप जानना चाहती है तो बता दूं थोड़ा? नहीं, हमने वो तो सुना ही है, पर गलती नहीं, और भी बता सकता हूं मैं। अमित जी, हमने सवाल सोशल मीडिया पे भी मांगे, लोगों को कहा कि अमित शाह आ रहे हैं, आप अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो। मनीष ने ट्विटर पे सवाल भेजा है, उनका कहना है कि वो जानना चाहते हैं आपसे कि आप ही के अलायंस पार्टनर शिवसेना ने सुझाव दिया है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपति बनाया जाए। उनका कहना है कि ये एक अच्छा आइडिया होगा, आप कैसे देखते हैं? चलिए, मैंने कहा अभी राष्ट्रपति पद पर कई चर्चाएं नहीं हुई और संघ ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार की हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं होती। भागवत जी ने तो कहा कि उनका कोई संघ की तरफ से आया कि उनका इंटरेस्ट भी नहीं, वो स्पष्ट हो चुका है। निशान सवाल पूछे। सर, मेरा सवाल है महागठबंधन को लेकर, जिसको लेकर कई बार इधर उधर की चीजें आती रहती हैं। बिहार में वो देखा गया और अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है उसमें भी एक अटेम्प्ट किया जा रहा है। ये बीजेपी के लिए कोई चैलेंज है या नहीं है? नहीं, देखिए, चैलेंज तो हर चुनाव होता ही है और विपक्ष अपनी रणनीति बनाने के लिए स्वतंत्र भी है। अब देखते हैं आगे कैसे होता है, मगर मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि हमने हमारी ताकत बहुत बढ़ाई है और लगातार इसके लिए हम परिश्रम कर रहे हैं। थैंक यू सर, वक्त खत्म हो रहा है, एक आध आखिरी सवाल का वक्त रह गया है। हम जानना चाहते हैं, फेसबुक पे ही यह सवाल आया है, जिसमें जानना चाह रहे हैं कि एक आरोप सरकार पे लगता है एक एटमॉस्फेयर ऑफ हेट क्रिएट करने का। उनका कहना है कि झारखंड में घटना हुई जिसमें एक फेक व्हाट्सएप पोस्ट निकला, उसको लेके लोग इतने उत्तेजित हो गए कि 7 लोगों को मार दिया गया। तो इसको लेके आप किसी भी इंटरनेशनल मैगजीन को उठाइए, कई सारे संपादकीय लिखे गए जिसमें भारत की काफी निंदा भी की गई। झारखंड की घटना और साथ ही साथ ये जो एक आपके विरोधी खासतौर से आरोप लगाते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ हेट जो पैदा हुआ है, उसका आप क्या जवाब दें? देखिए, आप जैसे पत्रकारों ने इसका एक क्रिटिक एनालिसिस करना चाहिए, मुझे लगता है, तो मीडिया का अपप्रचार बंद हो जाएगा। हर सरकार में ऐसी घटनाएं होती हैं, इसके आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में उपलब्ध हैं और किसी सरकार से हमारे यहां बढ़ी है तब तो आप कह सकते हो, मगर 125 करोड़ के देश में कोई इक्का दुक्का घटना होती है, उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ, सरकार के साथ जोड़कर देखना ठीक आप इसको आइसोलेटेड इंसिडेंट मानते हैं? आइसोलेटेड इंसिडेंट ही है और उसके साथ कड़ाई से व्यवहार भी हो रहा है कानून के अंतर्गत। एक आखिरी सवाल, पिछले इलेक्शन का स्लोगन था अच्छे दिन आएंगे, अगले इलेक्शन का स्लोगन है कोई जिसपे लोग अभी से मेजर करना शुरू करें? नहीं, इलेक्शन तो अभी बहुत दूर है, मगर अच्छे दिन लाने के लिए राहुल जी हमने बहुत प्रयास किया है और सफलताएं मिली। काफी सारी बातें मैंने बताई। सबसे बड़ी बात, हमने इस देश की राजनीति में सार्वजनिक जीवन की सुचिता को बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है। हम आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, 11 करोड़ सदस्यता है हमारी, लगभग 1387 एमएलए हैं, 13 राज्य सरकार हैं, 4 हमारे सहयोगी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, 300 से ज्यादा हमारे एमपी है। फिर भी हमने 20,000 तक के चंदे को घटाकर 2,000 किया है और ये बहुत बड़ा सुधार है, बहुत बड़ा सुधार है। पॉलिटिशियनों के और भ्रष्ट लोगों के सारे पैसे सेल कंपनियों के माध्यम से मार्केट में रहते थे, अपने अकाउंट्स में जाते थे, सेल कंपनियों पर करारा प्रहार करा है। बेनामी संपत्ति का कानून वर्षों से बनकर पड़ा था, रूल्स नहीं बनाए जाते थे। संसद ने कड़ा एक बेनामी संपत्ति का कानून पारित कर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने बहुत बड़ा एक प्रयोजन किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम 10 साल के यूपीए की सरकार के वारिस हैं, उसके बाद में जनता ने हमें ये दायित्व दिया है। 10 साल की यूपीए सरकार हर महीना घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार, इतने सारे स्कैम्स आते थे, 12 लाख करोड़ के स्कैम आए थे। 3 साल में नरेंद्र मोदी सरकार पर हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए हैं। मैं मानता हूं बहुत बड़ी उपलब्धि। नरेंद्र मोदी जी ने
सार्वजनिक जीवन की सुचिता को ऊपर उठाने के लिए, मैं इरिस्पेक्टिव ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहता हूं, ऊपर उठाने के लिए बहुत काम किया है। चुनावी राजनीति में से काले धन को, दुष्प्रभाव को नष्ट नाबूद करने के लिए बहुत कदम उठाए हैं। पॉलिटिकल पार्टियों के फंडिंग के अंदर से काले धन के दुष्प्रभाव को नेस्त नाबूद करने के लिए बहुत कदम उठाए। मैं मानता हूं बहुत बड़ी बात है। अमित भाई, वो ये भी ट्विटर पे सवाल आया है कि लालू यादव की तो बीजेपी बहुत निंदा करती है, नीतीश पे थोड़ी मेहरबान और नरम लगती है। क्या नीतीश कुमार का घर वापसी का रास्ता खुला है? नीतीश कुमार का कुछ पकड़ा गया है क्या? नहीं, खामखा निंदा करे भाई हम। लालू जी की पर जो उनके परिवारजनों की संपत्ति का जिस प्रकार से पर्दाफाश हुआ, आप सवाल समझ रहे हैं फिर भी अनजान बन रहे। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार और बीजेपी की, मैं जवाब ही दे रहा हूं, समझो ना। हमने किसी को नहीं बख्शा है भाई। लालू जी के परिवार की संपत्तियों का पर्दाफाश हुआ तो उनकी निंदा करिए। चलिए अमित शाह साहब, आप आज तक के एडिटर्स राउंड टेबल में आए, तमाम सवालों का आपने बेबाकी से जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।